पिछले भाग में हमने देखा, आदित्य के मुंह से भी खून आने लगता है। आदित्य खून को देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, जो तुम कह रही हो ये सच नहीं हो सकता। आदित्य नीचे जमीन पर बैठता हुआ जोर से चिल्लाता हुआ मालती को पुकारने लगता है। मालती ई, मालती ई। अब आगे। मालती की बिंदिया भाग 5। मालती हड़बड़ाई हुई आवाज में बोलती है, हाँ माँ, मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा है। सपने में आदित्य खून से रंगा छटपटा रहा है। माँ, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? कहीं आदित्य के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? इधर मालती अपने सपने में आदित्य को खून से रंगा छटपटाते हुए देखती है। मालती नींद में ही चीखती हुई उठकर बैठ जाती है। मालती की चीख सुनकर घर वाले सभी पास आकर पूछने लगते हैं, मालती क्या हुआ? तुम इस तरह से अचानक क्यों चीखी? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? मालती आदित्य के पास कॉल करती है। लगातार रिंग होते रहता है, पर आदित्य कॉल नहीं उठा पाता। मालती की माँ कहती है, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम्हें बुरा सपना दिखा होगा, और कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक होगा, तुम सो जाओ। मालती अपने बिस्तर पर से उठते हुए कहती है, नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आदित्य के पास कॉल करके पूछ लेती हूँ। आदित्य के कॉल ना उठाने पर मालती कहती है, माँ, मुझे अभी के अभी आदित्य के घर पर जाना होगा, पर बेटी रात के 12:30 बज चुके हैं, तुम इतनी रात को कैसे जाओगी? मालती की माँ उसको रोकते हुए कहती है, नहीं माँ, मुझे जाना होगा अभी के अभी। मालती के पापा कहते हैं, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मालती अपने पापा के साथ आदित्य के घर पहुंचकर डोर बेल बजाने लगती है। आदित्य की माँ गेट खोलती है। गेट खोलते ही रंजना जी मालती को देखकर घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, इतनी रात को अचानक सब ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। मालती कुछ नहीं बोलती और दौड़ते हुए आदित्य के कमरे में पहुंचती है। मालती के पीछे पीछे घर के सभी सदस्य भी आते हैं। सभी कोई आदित्य और सुनैना को खून में रंगे देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। दोनों ही बेहोश पड़े थे। जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और दोनों को हॉस्पिटल में लेकर सभी पहुंचते हैं। सुनैना हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, पर आदित्य अभी सिर्फ बेहोशी के हालत में रहता है, लेकिन बचने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। मालती डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर साहब, 2 दिन में हम दोनों की शादी होने वाली है, आप किसी भी तरह मेरे होने वाले पति को बचा लो। अच्छा ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप सभी भी भगवान से दुआ करें कि मैं आदित्य को बचा सकूं। डॉक्टर मालती को समझाते हुए अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मालती के पास आकर कहता है, मुझे आदित्य को बचाने के लिए उसके शरीर से विष वाले सारे खून निकालना होगा, तभी उसके बचने की उम्मीद है। और खून निकलते ही उसके शरीर को नया खून चाहिए, और अभी हमारे ब्लड बैंक में ओ ग्रुप वाले खून के ज्यादा यूनिट नहीं बचा है, तो आपको ओ ब्लड ग्रुप का इंतजाम करना होगा, कम से कम 4 यूनिट का इंतजाम करना होगा। मालती डॉक्टर की बात सुनते ही कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ ही है, तो आपको जितना भी ब्लड लगे आदित्य को बचाने के लिए तो आप मेरे शरीर से ले सकते हैं, और जल्द से जल्द आदित्य के शरीर से विष निकालने का प्रक्रिया शुरू कर दें। डॉक्टर आदित्य की उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देता है। उनके बाद तुरंत ही ब्लड देने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। मालती के शरीर से पूरे 4 यूनिट ब्लड निकल जाता है। डॉक्टर नर्स के पास आकर बोलता है, देखो ध्यान रहे, मालती के शरीर से 3 यूनिट ही ब्लड निकालना, नहीं तो इसको भी खतरा हो सकता है, और ऐसा होने से मालती किसी भी वक्त बेहोश हो सकती है।
लेकिन सर ब्लड तो 4 यूनिट निकल चुका है। नर्स डॉक्टर से कहती है। डॉक्टर नर्स पर गुस्सा करते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। हाँ सर, मैं ध्यान रखी थी, लेकिन जब मैं आदित्य को ब्लड की दूसरी यूनिट लगाने चली गई थी, तब उसी वक्त में मालती ने खुद ब्लड की स्पीड बढ़ा ली थी, इसलिए ब्लड ज्यादा निकल गई है। नर्स डॉक्टर से कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन अब मालती को मेडिसिन दे दो ताकि वह कमजोर ना हो और उसके ब्लड प्रेशर का जांच भी करती रहना, देखना कोई खतरा ना हो। डॉक्टर नर्स को समझाते हुए कहते हैं। हॉस्पिटल में आदित्य को सही उपचार मिल जाने पर वह ठीक हो जाता है। अगले दिन आदित्य होश में आते ही खुद को जिंदा देख बहुत खुश होता है और वहीं अपने पास बैठी माँ से पूछने लगता है, माँ क्या मैं सच में जिंदा हूँ? हाँ बेटा, तुम सच में जिंदा हो। रंजना जी अपने बेटे से कहती है, पर यह हुआ कैसे? माँ मुझे किसने बचाया? आदित्य अपनी माँ से पूछता है। जब तुम्हारे साथ वो सब हुआ तो मालती ने सपने में तेरे साथ बहुत बुरा होते हुए देख यहाँ तुझे बचाने दौड़ी चली आई और तेरे साथ अनर्थ होने से सब कुछ ठीक कर दी उसने। इतना कुछ मालती ने मेरे लिए किया और मैं कुछ भी नहीं जानता। माँ मेरी मालती ठीक है? आदित्य माँ से पूछता है। नहीं बेटा, उसने तुझे ज्यादा ही ब्लड दे दिया था, इसलिए वो बहुत कमजोर हो चुकी है। उसे ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। माँ मैं मालती से मिलना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त, मुझे आप मालती के पास ले चलिए। आदित्य अपने बेड पर से उठते हुए कहता है। हाँ बेटा जरूर, मैं तुम्हें खुद ले चलूंगी मालती के पास, लेकिन बेटा पहले तुझे डॉक्टर से छुट्टी की परमिशन मिल जाए। रंजना जी आदित्य को समझाते हुए कहती है। इस तरह मालती को ठीक होने में पूरे 1 महीना लग जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और अपने जीवन में खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। आदित्य के मोबाइल पर पीयूष का कॉल आता है। रिंग होने से आदित्य अपनी यादों के ख्यालों से बाहर आता है और पीयूष का कॉल देखता है। ये पीयूष ने इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया है? आदित्य कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है। हेलो आदित्य। हाँ पीयूष बोल, इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। आदित्य मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ भाभी को लेकर काली मंदिर में चलो। मैं भी अपनी पत्नी प्रेरणा के साथ 1 घंटे के अंदर में गाड़ी लेकर आता है। तुम दोनों समय पर तैयार रहना, ठीक है? अब मैं फोन रखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार रहूँगा। अरे ये क्या? मैं तैयार रहूँगा, भाभी को भी अपने साथ में तैयार रखना। पीयूष इतना कहते हैं फोन कट कर देता है। आदित्य मालती को उठाते हुए कहने लगता है। मालती जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। मालती अंगड़ाई लेती हुई कहती है। क्यों? आदित्य मुझे अभी बहुत ही अच्छी नींद आ रही है, मुझे सोने दो। थोड़ी देर बाद मैं खुद उठ जाऊंगी, लेकिन हम लेट हो जाएंगे मालती। आदित्य मालती को फिर से उठाता हुआ बोलता है। लेकिन हम लेट क्यों हो जाएंगे? आदित्य मालती आदित्य से पूछती है। क्योंकि पीयूष का फोन आया था और उसने कहा हम दोनों को तैयार होने के लिए हम दोनों को उसके साथ काली मंदिर में जाना है। मालती नींद से जगकर उठते हुए कहती है। काली मंदिर? मुझे नहीं जाना काली मंदिर। पर क्यों नहीं जाना है तुम्हें? आदित्य मालती से पूछता है। नहीं आदित्य, हम कैसे जा सकते हैं? भारती की शादी के कुछ ही दिन है। मुझे माँ के साथ शादी की काम की बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं नहीं जा सकती, तुम चले जाओ। और सुनो, हम दोनों शादी के बाद काली मंदिर चलेंगे। मालती आदित्य से कहती है। 1 घंटे बाद पीयूष आदित्य के घर आकर गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है। आदित्य गाड़ी के हॉर्न सुनते ही घर से बाहर आ जाता है। पीयूष आदित्य को अकेले देख पूछता है।
आदित्य, भाभी नहीं आई तेरे साथ? हाँ यार, उसने कहा शादी की तैयारियां में माँ का साथ मिलकर काम करेगी। तू चल, हम दोनों फिर कभी शादी के बाद चले जाएंगे। आदित्य पीयूष को समझाते हुए कहता है। अच्छा ठीक है, चल जल्दी आ गाड़ी के अंदर। आदित्य गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। पीयूष गाड़ी ड्राइव करने लगता है। आधे घंटे बाद आदित्य, पीयूष और पीयूष की पत्नी प्रेरणा तीनों ही काली मंदिर में पहुंचते हैं। पीयूष और प्रेरणा मंदिर के बाहर पूजा सामग्री खरीदने लगते हैं। आदित्य मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मालती के बारे में सोचने लगता है। क्या हुआ? आदित्य यहाँ सीढ़ियों पर क्यों बैठा है? चल मंदिर के अंदर। पीयूष मंदिर में अंदर जाते वक्त कहता है। हाँ, तुम दोनों चलो, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। आदित्य पीयूष से कहता है। ठीक है, आदित्य पर आ जाना। पीयूष आदित्य से कहता हुआ मंदिर के अंदर प्रेरणा के साथ पूजा करने चला जाता है। आदित्य काली माता के मूर्ति को प्रणाम करके मंदिर के पीछे पहाड़ी जगह में जाकर घूमने लगता है। काली माता मंदिर के पीछे पहाड़ों पर अलग अलग जगह पर बैठकर मां काली के भक्त बाबा लोग अपने अपने जाप में लीन थे। आदित्य बाबा की तरफ देखकर सोचने लगते हैं, क्या मैं मालती के साथ वह सब बुरे हुए बात को बताकर बाबा से समाधान मिलेगा? लेकिन कैसे? सभी बाबा तो आंख बंद किए अपने अपने जाप में लीन है। ऐसे में उनसे कुछ भी कह भी नहीं सकता। या फिर ऐसा करता है, यहीं बैठकर बाबा की आंख खुलने का इंतजार करता हूँ। आदित्य वहीं बैठकर बाबा से अपनी बात कहने के लिए इंतजार करने लगता है। आधे घंटे बाद आदित्य के मोबाइल पर पीयूष का कॉल आता है। आदित्य कॉल रिसीव करता है। हेलो। अरे आदित्य, तू कहाँ है? मैंने मंदिर के बाहर और अंदर भी तुझे खोजा पर तू कहीं भी नहीं मिला। तुम हो कहाँ? पीयूष, मैं मंदिर में ही हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। तुम दोनों जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। ... प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य, तुम्हारी बोलने से ऐसा लगता जैसे तुम बहुत परेशान हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। परेशान तो हूँ, और उसी का हल निकालने की कोशिश में लगा हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है आदित्य, तुम अपना ख्याल रखना और सुनो, जब भी मेरे साथ की जरूरत पड़े मुझे अवश्य ही बताना। तुम्हारा दोस्त पीयूष तुम्हारे साथ हमेशा है। जरूर पीयूष, अब तुम दोनों जाओ। हाँ। आदित्य के पूरे 2 घंटे इंतजार करते हो जाते हैं, पर अभी तक बाबा पुजारी अपनी अपनी जाप में ही लीन रहते हैं। आदित्य मन में देवी काली माँ को पुकारने लगता है। हे काली माँ, आप ही कुछ मदद कीजिए। काली माँ, आप ही कुछ रास्ता दिखाए। आप तो सब जानती हैं। काली माँ, आप अंतर्यामी हैं। सब कुछ आपके ही सम्मुख है। मेरी मालती को बचाने के लिए कोई तो रास्ता दिखाए। तभी एक बाबा अपनी आंख खोलते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम किस बात की परेशानी में हो? हमें बताओ, मैं समाधान निकालता हूँ। आदित्य बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेता है और बाबा को मालती की सभी बात बता देता है। बाबा सुनते ही बोलते हैं, बेटा, मालती के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन बेटा मेरे पास मालती को बचाने का उपाय तो है, पर मैं उसमें सफल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझमें उन सब सिद्धियों पर शक्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे मैं बुरी आत्मा को गलत करने से रोक सकूं। लेकिन मैं एक बाबा को जानता हूं जो तुम्हारी मुश्किलें को दूर कर देंगे और मालती को सुनैना के प्रेत आत्मा से बचा लेंगे। हाँ बाबा जी, आप बताएं। आदित्य तेजी में उत्सुकता भरी आवाज में पूछता है। बाबा आदित्य को समझाते हुए कहते हैं, लेकिन बेटा थोड़ी मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगे वो सब? उद्धरण चिन्ह। क्या बाबा, आप बताएं तो सही, मैं कोई भी मुश्किल वाला काम करने को तैयार हूँ। तो ठीक है बेटा, मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें बाबा तक पहुँचने का रास्ता बताता हूँ।
बाबा आगे आगे चलने लगते हैं और आदित्य बाबा के पीछे पीछे। पूरे 15 मिनट तक लगातार चलने के बाद बाबा एक घने कटीले झाड़ियों के पास रुक जाते हैं। आदित्य बाबा को झाड़ियों के पास रुकता हुआ देख बोलता है, बाबा यहाँ तो कुछ भी नहीं, बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है, और वो भी कटीले झाड़ी। इसके बाद तो रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। बाबा यहाँ मेरे मुश्किलों का हल कैसे निकल सकता है? बेटा तुम झाड़ियों को देखकर घबराओ नहीं। इन झाड़ियों को पार करने के बाद शमशान काली माता की एक छोटा सा मंदिर है, और उस मंदिर का रखवाला खंडवाकाल बाबा है। खंडवाकाल बाबा प्रेत आत्माओं को चुटकियों में अपने काबू में कर लेते हैं। खंडवाकाल बाबा ने अनेकों सिद्धियों में महारत हासिल किए है। एक बात और है बेटा, बाबा तुम्हारे मन की बात तुम्हें देखते ही जान जाएंगे, और उस प्रेत आत्मा के इरादों को खंड खंड करके सभी बातों को जान लेते हैं। लेकिन खंडवाकाल बाबा सिर्फ सच का साथ देते हैं। अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी झूठ हुआ तो तुम बाबा के पास नहीं पहुंच सकते। ऐसा मत बोलिए बाबा जी, मैं मालती से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ मालती ही बसती है, और मैं मालती को बचाने के लिए जान भी दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, पर सावधानी से। इन झाड़ियों में बहुत ही जहरीला सांप और खतरनाक कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। तुम्हें सतर्कता की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ध्यान से जाना, कहीं कोई जंगली कीड़े का विष ना लग जाए। जी बाबा, मैं अपना ध्यान रखूंगा। मुझे अब आशीर्वाद दे। हाँ ठीक है, चिरंजीवी भव। अब तुम जाओ, मैं भी यहाँ से जाता हूँ। आदित्य जय शमशान काली माँ की जयकार लगाते हुए झाड़ियों के अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करते ही आदित्य देखता है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा देखकर आदित्य बहुत डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही दूर जाने पर सामना का रास्ता रोके हुए एक बड़ा सा सांप अपना फन निकाले हुए बैठा रहता है। आदित्य सांप को देखकर रुक जाता है और पीछे की तरफ मुड़कर वापस जाने के लिए देखने लगता है। लेकिन आदित्य के पीछे भी बहुत बड़े बड़े विषैली बिच्छुओं का गुच्छा रहता है। आदित्य के लिए आगे का रास्ता भी बंद और पीछे का रास्ता भी बंद हो जाता है। अब तो ना वो आगे बढ़ सकता है और ना ही पीछे भाग सकता है। आदित्य चुपचाप वहीं खड़े होकर जय शमशान काली माँ की जयकार लगाने लगता है। कुछ देर बाद आगे का रास्ता पर सर्प नहीं दिखाई देता है। आदित्य रास्ता खाली देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है।